हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आपके लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं आपको बस बता देना चाहती हूँ अबाउट अ कपल ऑफ आर टेलर मेड कोर्सेज जो कि बनाए गए हैं कीपिंग इन माइंड द इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल के स्टूडेंट्स। ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो कि एक बार ऑप्शनल पढ़ चुके हैं कि आप अपनी तैयारी को भूल ना जाएं, बल्कि कंटिन्यूसली उसको रिवाइज करें एंड बिल्ड अप करें। एंड इसी के लिए हम लेके आए हैं हमारा क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 2022, जहां पे इंपॉर्टेंट सिलेबस के टॉपिक्स क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर करवाए जाएंगे। साथ ही में यहाँ पे अवेलेबल होंगे हाफ लेंथ करंट इश्यूज एज वेल एज फुल लेंथ टेस्ट। इसके अलावा एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप बाय सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट्स भी अवेलेबल की जाएगी। तो एक बहुत ही बढ़िया सेल्फ स्टडी प्रोग्राम आपको अपने गोल के पास लेके जाने के लिए। इसके अलावा अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो कि कंटिन्यूसली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना डिफिकल्ट होगा। एंड दैट इज वाई प्रैक्टिस को, आंसर राइटिंग को एक हैबिट बनाने के लिए हमारा डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है जो कि वैलिड है टिल मेंस 2024, जहां पे ओवर 150 प्लस क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे, 72 जिसमें डेली देंगे। देन इसके अलावा 4 हाफ लेंथ टेस्ट है और 2 फुल लेंथ टेस्ट भी हैं। साथ ही में अवेलेबल है मॉडल आंसर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, एकेडमिक एंड स्ट्रैटेजिक मेंटरशिप। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है अगर आप अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं फॉर इंप्रूवमेंट या फिर खुद ही असेस करना चाहते हैं मॉडल आंसर्स के थ्रू। लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली, अगर आप बिगिनर हैं तो अपने टाइम का अच्छा यूज करने के लिए जरूरी है आप एक होलिस्टिक प्रिपरेशन करें। और इसी को माइंड में रखते हुए हमने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है जहां पे मल्टीपल सोर्सेज को इकट्ठा करके हमने डिटेल्ड वीडियो लेक्चर्स तैयार किए हैं। राइट, ये लेक्चर्स जो है कॉम्प्रिहेंसिवली आपको हर टॉपिक ऑफ द सिलेबस के ऊपर ढेर सारा ज्ञान देते हैं अलोंग विद पीडीएफ्स। साथ ही साथ में मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स भी है ताकि जो डायनामिक इवेंट्स है आप उनको ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप है डेडिकेटेड फॉर डाउट रेजोल्यूशन। वीकली टेस्ट है, मतलब हर हफ्ते आप एक मिनी टेस्ट देंगे, प्लस 4 हाफ लेंथ टेस्ट देंगे, प्लस 2 फुल लेंथ टेस्ट देंगे कंप्लीट सिलेबस का। इसी के साथ आपके पास मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल किए जाएंगे। अगर आप अपने आंसर्स को चेक करवाना चाहते हैं तो आप हमारा विद इवैल्यूएशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से मेंटरशिप चाहते हैं तो आप मेंटरशिप का हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका सब कवर्ड है बट करंट अफेयर्स से आप डरते हैं तो करंट अफेयर्स का PSIR का कोर्स आपके लिए बनाया गया है, जहां पे पॉलिटिकल साइंस स्पेसिफिक ऑप्शनल के लिए जो करंट इश्यूज है मंथली बेसिस पे उसे कवर करवाया जाएगा, ताकि आप भी अब इस डायनामिक ऑप्शनल से घबराएं नहीं। राइट, तो अगर आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प साबित कर सकते हैं, आपको मार्क्स दिलवा सकते हैं जो कि हुआ है विद अ नंबर ऑफ आवर टॉपर्स, तो जाइए और कॉल कीजिए 1800-893-043 पे, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर। नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज डिस्कस द मेन डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी and their contemporary relevance। राइट, अब ये जो डिटर्मिनेंट्स वाला पार्ट है पॉसिबली सबसे एक बेसिक एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया की जब हम फॉरेन पॉलिसी पढ़ते हैं, पहली चीज जिसको हम पढ़ने बैठते हैं दैट इज व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स या व्हाट आर द फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की एक्सरसाइज को, इन हाउ इट इज फॉर्म्युलेटेड, इन व्हाट आर द मेन आइडियाज जो कि गवर्न कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को। ये सब इन फैक्टर्स के द्वारा डिटरमिन होता है। राइट, नाउ इवन इफ आई हैडंट पुट कंटेम्पररी रेलेवेंस इनकी, बताओ आपको वो आंसर में इंक्लूड करनी ही करनी है, बिकॉज यू हैव टू शो दैट दिस डिटर्मिनेंट फ्रॉम द वेरी एडवेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज till today holds great relevance, right? So even if the question does not explicitly ask you to give contemporary examples, you have to ensure the same in your answer. Now how do you start the answer? Again a great basic way. सबसे पहले आप start करो by defining foreign policy का idea only, right? कि foreign policy का mainly goal क्या होता है? Securing
national interests, right? But the making and understanding of these national interests and इनको पाना कैसे है, how do we go about securing them, all of these are shaped by a number of factors, right? There are a number of factors जो कि इनको shape कर रहे हैं, and these factors can be both static, these can be both internal as well as external. So remember the two most rudimentary approach, मैंने कहा था कि दो आप सबसे बेसिक चीजों में किसी भी चीज को जो है डिवाइड कर सकते हो when it comes to paper 2 is सबसे basic internal and external factors. Same is the case even with India, right? Now internal factors obviously are much more diverse, starting from geography to history and strategic culture to the sort of economic policies that come together. Then क्या leadership style है, domestic units जो आपके federal units हैं उनका क्या एक किस तरह का mindset है towards foreign policy. All of these may be included in the internal factors. वहीं external factors में the larger geo-economic scenario, right, the international environment, ये सारे जो हैं आपके important factors बन जाते हैं. So you start off by discussing these factors. How do they apply to India? And again, this is a more basic, a more rudimentary, I would say a more straightforward question. So I would say that for at least every factor, you should at least ensure you're able to term one scholar. Now, I'm not saying हर फैक्टर में आप एक अलग स्कॉलर जो है उसको कोट करें, नहीं, राइट? आप कंटिन्यूस स्कॉलर्स को भी कोट कर सकते हैं. सर्टेन जो बेहेमथ्स हैं ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, दे हैव टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग. सो पीपल लाइक राजीव सिकरी और डेविड मलोन और सी राजा मोहन और राजीव भाटिया, इनमें से आप किसी को भी उठा सकते हैं. एंड इन्होंने अ कपल ऑफ दीज फैक्टर्स के ऊपर अपने कॉमेंट्स आगे रखे होते हैं, राइट? हर्ष पंत एक्सेट्रा. तो आप इनमें से एक दो जो है उनको उठा लें ताकि इनकी आर्ग्यूमेंट को यूज करते हुए भी आप किसी डिटर्मिनेंट को सब्सटैंशिएट कर सके. अनदर थिंग दैट आई वुड हाईली एडवाइज इज interlink it with other parts of the paper, right? So आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ जो है लिंकेजेस यहाँ पे आ सकती हैं. आपका जो IGP वाला पार्ट है उसके साथ आप लिंकेजेस ड्रॉ कर सकते हो. बट ऑब्वियस आपकी पेपर 2 की जो IR की थ्योरीज हैं उनके साथ तो इंटरलिंकेजेस हो ही सकती हैं. सो अगेन दीज आर सर्टेन थिंग्स दैट यू शुड बी इंक्लूडिंग व्हाइल डिस्कसिंग दीज डिटर्मिनेंट्स. एक बहुत ही बेसिक चीज नहीं हो सकती, हाँ जी ज्योग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, हिमालय से लेके नीचे ओशंस तक ये सब जरूरी है, राइट? अ डिस्क्रिप्टिव approach is important, but you have to add analysis by using these extra certain elements as well. ठीक है, तो इनको आपने जरूर आगे रखना है. देन ऑब्वियसली आप जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है उसको आफ्टर एवरी अप्रोच भी बता सकते हो. तो ज्योग्राफी अगर एज अ डिटर्मिनेंट है, इसकी कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस हम कैसे देख सकते हैं? यूज सर्टेन एग्जांपल्स, यूज सर्टेन कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ इंडिया, राइट, इन टर्म्स ऑफ से मे बी द सागर और द डबल हुक स्ट्रैटेजी और the focus that it's putting in terms of cultivating greater alliances and partnerships in the Indo-Pacific region, या फिर ये सेंट्रल एशिया की तरफ अब किस तरह से और मुड़ रहा है. तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज जब आप देख रहे हैं उनको आप विद इन दीज डिटर्मिनेंट्स के पर्सपेक्टिव्स भी फिट कर सकते हैं, राइट? सो दीज कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स शुड बी एडेड बिफोर मूविंग ऑन एंड कंक्लूडिंग दैट देखिए हमेशा जो है देयर विल बी मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल डिटर्मिनेंट्स जो कि एक साथ अप्रोच करेंगे, एक साथ इन्फ्लुएंस करेंगे, एक साथ जो है शेप करेंगे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को. एज द सर्कमस्टांसेस चेंज, एज द नेशनल इंटरेस्ट चेंजेस, सर्टेन डिटर्मिनेंट्स की इंपॉर्टेंस में राइज, सर्टेन डिटर्मिनेंट्स की इंपॉर्टेंस में स्लाइटली डिक्रीज, और द वे इन विच दीज डिटर्मिनेंट्स आर अप्रोच्ड, दोज माइट ऑल्सो transform or change as the foreign policy की requirements may change. But at the end of the day, in the formulation of our national interests and a concrete foreign policy to pursue them, all of these determinants play a very critical role. Now, at the very outset, हम एक definition या the basic premise of foreign policy के साथ शुरू करते हैं, right? And realism ने जैसे कि state किया है, and across the board,
फॉरेन पॉलिसी किस लिए बनाई जा रही होगी? ऑब्वियसली अपने इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए। किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर करना है वो आपकी फॉरेन पॉलिसी आपको बताती है, राइट? तो ऑब्वियसली अब इंडिया के लिए भी क्या गोल है कि जो हमने नेशनल इंटरेस्ट्स कंसीव किए हुए हैं, अब ये नेशनल इंटरेस्ट में वेरिएशंस हो सकती है, जरूरी नहीं है। नाउ वी हैव सीन दैट इंडिया इज अ नॉन हेजेमोनिक पावर। इंडिया डज नॉट वांट टू क्रिएट अ यूनिपोलर एशिया और अ यूनिपोलर वर्ल्ड जहां पे इंडिया इज द ओनली डोमिनेंट पावर। India has always had a more multipolar, multilateralism based vision of a stable world, right? And therefore, national interest of India vis-a-vis China will also be very different because our vision of the kind of global order that we imagine is completely different. शिव शंकर मनन कहते हैं कि अगर हमने फॉरेन पॉलिसी को एक बेसिक डेफिनेशन की तरह देखना है, ही यूजेस द रॉल्जियन प्रिंसिपल, राइट? मैक्सिमिन या फिर मिनी मैक्सिंग, ही यूजेस दैट प्रिंसिपल। ही सेज ये क्या है? ये हम कह रहे हैं कि फॉरेन पॉलिसी इज एन एवेन्यू जिसके थ्रू एक देश अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है एंड द बेनिफिट्स अक्रूइंग टू इट उसको मैक्सिमाइज कर सकता है, राइट? सो दिस इज द आइडिया ऑफ फॉरेन पॉलिसी, अ ग्रेट डेफिनेशन दैट मेनन हैज पुट फॉरवर्ड। तो आई वुड हाईली एडवाइज, अगर आप ये टर्म और ये आइडिया वेरी बेसिक ये याद रख सकते हैं, अगर आपको ऑलरेडी नहीं पता था या फिर पढ़ा है बट याद नहीं रहता, I would advise that for foreign policy, this can be a great way to start the answer because again, it is interlinking this political theory का element with paper 2 part B. Now, obviously, India की foreign policy या किसी भी देश की foreign policy vacuum में नहीं बनती है, right? It is determined by a host of factors. What are these factors when we come to Indian scenario? सबसे पहले तो obviously is geography. Now we have seen paper 1 में theoretical elements also from Greek scholars to Indian political thought के ancient scholars like Kautilya. Everyone has talked about the importance of geography, the importance of territory. In fact, जब Plato and Aristotle conceive करते हैं of the ideal state also, territory or the geography of the state is very, very important for them because this also determines the kind of economy you can have, the kind of defense mechanisms that you will have to put into place. The same is the case in ancient political thought also, right? तो जब हम कौटिल्य की फॉरेन पॉलिसी के एवेन्यूज को देखते हैं, हम कहते हैं ये एक बहुत ही जियोपॉलिटिकल अप्रोच है, राइट? बहुत ही ऐसी अप्रोच है विच ट्राइज टू लुक एट फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इन टर्म्स ऑफ geography. That is the first thing that comes into view जब आप मंडल थ्योरी देखते हैं। सप्तांग थ्योरी के अंदर भी हमने देखा है कि जो टेरिटरी है that is an important part of determining whether the Vijikshu is a powerful nation or not. At the same time, the geography is also determining the kind of relations that Vijikshu is having with these other स्टेट्स जो उनके आसपास है, राइट? तो सीधा ही कौटिल्य बोल देते हैं, तो देखिए यू कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद योर नेबर्स, राइट? तो तभी आपके जो नेबर है वो हमेशा अरी है जिनके साथ आपकी नहीं बनती, और उन अरी के जो आगे नेबर है वो आपके मित्र हैं जिनसे आपकी बनेगी। एंड अगेन ऑल ऑफ दैट इज डिटर्मिन्ड बाय geography. Similarly, when we also look at the larger geopolitics at work, we have looked at people like Mackinder, like Spikeman, जिन्होंने geography के elements को connect करके on the larger world map कौन से ऐसे nation states है जो कि potential hegemonic powers बन सकते हैं, इनके बारे में उन्होंने बात की है, right? So innately international relations, political power, foreign policy को relate किया गया है geography के idea के साथ. Therefore, even in the formulation of foreign policy for India, geography has to play a critical role. Very importantly, India की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं India एक civilizational state है, right? India की जो existence है goes back thousands and thousands of years. And very importantly, the way in which India was shaped was also determined by its geography and the kind of frontiers that exist. And this is something that Rajiv Sikri ने time and again इसको highlight किया है. In fact, ये कहते हैं कि अगर हम इंडिया के जो ट्रेडिशनल नाम रहे हैं, and not just traditional नाम, even जो present day नाम है इंडिया,
राइट। इंडिया का आइडिया भी जो है इसके ट्रेडिशनल नाम से जो है इंपैक्ट हुआ है, राइट। सो द आइडिया दैट इट वाज कॉल्ड हिंदुस्तान, right, not to refer to Hindus over the majority community, but to refer to the geographical frontiers wherein these were the people who lived beyond a major natural barrier which is river Indus. So time and again ये geography ने हमारी एक larger national identity को determine करने के अंदर एक massive role play किया है. Now, importantly, even when we look at the contemporary Indian scenario, we have come to realize the importance of our geographical location, both in terms of strength and both in terms of weaknesses also. Right? So, for example, हम बात करते हैं कि Indian Ocean possibly एक लौता ऐसा ocean है which has been named after such a critical landmass जो कि exist करता है because of the pivotal position जो कि India play करता है. However, India had been taking it for granted, but चाइना की ये जो इंसर्कलमेंट की पॉलिसी अब हमें देखने को मिल रही है इन द फॉर्म ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, उसके थ्रू वी हैव आल्सो कम टू रियलाइज द वल्नरेबिलिटीज दैट आवर ज्योग्राफी कैन प्ले फॉर अस, एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट to use our geography in a manner that is able to further our national interests in the given area. राइट, तो यहां पे हमारी जो फिश हुक स्ट्रैटेजीज है उनके अंदर हम अपनी ज्योग्राफी को यूज करके किस तरह से पार्टनरशिप्स कल्टीवेट कर रहे हैं विद आवर नियर एंड एक्सटेंडेड नेबरहुड. राइट, सो ईरान के साथ जो हमारा छाबहार पोर्ट है, सिमिलरली दुकुम पोर्ट जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं ओमान के साथ, वहीं पे मैडागास्कर जैसे एरियाज के अंदर भी जो है हम इंक्रीजिंगली अपनी पार्टनरशिप्स डिफेंस स्ट्रेटेजिक अरीना के अंदर बढ़ा रहे हैं. वहीं अगर हम ईस्टर्न हुक जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं तो यहां पे भी इंक्रीज्ड कोऑपरेशन विद बांग्लादेश, इंडोनेशिया के अंदर जो सबांग पोर्ट है उसके साथ, राइट, इन सब के थ्रू जो है हम दोनों ही वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हुक्स जो है उनको कल्टीवेट करने की कोशिश कर रहे हैं. Now, apart from geography, another major determinant that has played a role, and again, you have to remember now there can be multiple more examples, there can be an even more in-depth analysis of geography, but you have to remember that you also have to complete this question in time. तो अपने analysis को आप also to the point रखें, वहां पे ensure कीजिए कि आपकी सारी चीजें critical importance of geography, कीवर्ड्स, राइट, तो यहां पे हमने पहली शो कर दिया है, यहां पे हमने क्रिटिकल इंपॉर्टेंस दिखा दी, हमने इंटरलिंकेजेस कर दी, साथ ही साथ ने एक स्कॉलर का एनालिसिस जो है उसे भी कर दिया एंड कंटेम्पररी रेलेवेंस भी दे दी. तो हमने आफ्टर वी हैव इंश्योर्ड ऑल ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट डिटर्मिनेंट. नाउ यहां पे सी राजा मोहन, मलोन एंड राघवन बात करते हैं कि किस तरह से हिस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है इन शेपिंग द आइडेंटिटी, द बेसिक विजन ऑफ फॉरेन पॉलिसी एज वेल एज द काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक कल्चर जो कि इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता आ रहा है. नाउ इंपॉर्टेंटली इंडिया की एक बहुत ही लेंदी हिस्ट्री रही है, द सिविलाइजेशनल हिस्ट्री, कलोनियल हिस्ट्री, राइट, जिसके अंदर हमारी नेशनल मूवमेंट की लेगेसी एक्सेट्रा ने भी एक मैसिव रोल प्ले किया है. एंड इन सारी ही चीजों के कलेक्टिव एलिमेंट्स को हमने इंग्रेन किया है अपनी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के एलिमेंट में. राइट, सो फॉर एग्जाम्पल जो इन्फ्लुएंस है हिस्टोरिकल टेक्स्ट का जो कि पॉइंट आउट करता है टूवर्ड्स एन ऑप्टिमिस्टिक, अ स्लाइटली मोर मॉरलिस्टिक अप्रोच टू द फॉर्मुलेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ये हमें देखने को मिलता है इन द ट्रेडिशनल आइडियाज ऑफ वासुदेव कुटुंबकम. ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे कि ये सिर्फ आइडियलिज्म के एरीना या फिर जब हमारा ऑप्टिमिस्टिक नॉन अलाइनमेंट का एरीना चल रहा था सिर्फ तब रेलेवेंट नहीं है, ये आज भी रेलेवेंट है. इसको आप इनफैक्ट कनेक्ट कर सकते हो कि अब हमारी G20 की प्रेसिडेंसी के टाइम पे जो हम एस्पाउस कर रहे हैं आइडियाज ऑफ वन वर्ल्ड वन फैमिली, राइट, ये सब किससे डिराइव्ड है? ये सब डिराइव्ड है इनफैक्ट फ्रॉम दिस इनिशियल प्रेमाइस ऑफ वसुदेव कुटुंबकम ओनली, जो कि हमारे ट्रेडिशनली हिस्टोरिकल एलिमेंट्स, एपिक्स, धर्मशास्त्र, इन सब का हिस्सा रहा है. तो अगेन कंटेम्पररी रिलेट करो इसको, एक कितना बड़ा एग्जाम्पल है, इसको डालना जरूरी है.
Then importantly, beyond our ancient Indian elements also, people like Sneh Mahajan, scholars like Sneh Mahajan have talked about the legacy of Raj as well as the national movement जो कि इस दौरान चली. तो यहाँ पे आप गांधीयन आइडियाज की बात कर सकते हैं, the relevance of non-violence, the importance of peaceful relations to be maintained, जो कि अगेन हमारे DPSP के अंदर रिफ्लेक्ट होता है इन आर्टिकल 51. राइट, आगे चल के यही चीज जो है, जो नेहरूवियन आइडियलिज्म है, राइट, वो भी कंसीव किया गया इन्हीं नेशनल मूवमेंट की लेगेसी के बीच के ऊपर, जिसके बेसिस पे अगेन हमारे पंचशील के नॉर्म्स जो हैं ये बनाए गए हैं, which remain relevant to India's foreign policy even today. Right? Similarly, the ideas of anti-colonialism, anti-imperialism, the idea to ensure egalitarian relations at the global sphere are all a part of this legacy. However, there has also been a lot of change as it's pointed out by people like Akriti Tandon. इनकी जो है काफी अच्छी किताब आई थी, The Kind of New Changes, जो कि मोदी डॉक्ट्रिन लेके आ रही है उसके ऊपर. Now हम कहते हैं that even though Nehruvian idealism and the idea of non-alignment के साथ हम बोल रहे हैं एक massive break हुआ है, but this does not mean we have completely let go of our historical elements. In fact, S. जयशंकर की अगर हम किताब इंडिया वे देखते हैं, उसके अंदर इन्होंने यही emphasize किया है that now he is looking to explore the realist foundations of फॉरेन पॉलिसी जो कि हमेशा एग्जिस्ट करते आए हैं हिस्टोरिकली इंडिया में, बट रिमेन अंडर एक्सप्लोर्ड. राइट, तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र हो गई, कामांडकी की नीति सार हो गई, इन दोनों की इन डेप्थ स्टडी करके इन्होंने अब ऐसे एलिमेंट्स निकाल के लाए हैं जो कि कंटेम्प्रेरी फॉरेन पॉलिसी के जो एलिमेंट्स है, चाहे ये आइडियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो, डीहाइफिनेशन हो या फिर मल्टी अलाइनमेंट हो, ये सब इन्हीं हिस्टोरिकल आइडियाज के थ्रू जो है आज ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं. Then very importantly we come to another determinant, which is those of economic imperatives. Now importantly इसमें भी हम different divisions कर सकते हैं. Now if we look at post independent India, जब era of non alignment चल रहा था, जब era of socialism mixed model economy चल रहा था, this was also interlinked to a foreign policy approach, जिसको संजय बारू, again a very great keyword, इसको एक tactical policy मानते हैं. So rather than only looking at it from a perspective of idealism, इसको ये एक tactical step मानते हैं जहां पे इंडिया जो है अपनी ग्रोथ को एक तरह से स्टॉल नहीं करना चाहता था बाय एम्ब्रॉयलिंग इटसेल्फ इन कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स एंड राइवलरी. साथ ही में इंडिया बीच का बंदर भी खेलना चाहता था, जहां पे इट वांटेड टू डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ द कैंप्स, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट इट एंडेड अप डूइंग इन टर्म्स ऑफ परस्यूइंग इट्स डेवलपमेंट. सो इन अ नंबर ऑफ स्फेयर्स, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन हो, चाहे वो सेटिंग अप ऑफ IITs एटसेट्रा हो, बोथ फ्रॉम द वेस्टर्न एज वेल एज द कम्युनिस्ट ब्लॉक्स, इनको एडिक्वेट हेल्प जो है ये मिल पाई, जो इंडिया का एक फाउंडेशनल इकोनॉमिक बेस बनाने के लिए एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल एलिमेंट था. Now, since liberalization wasn't just a domestic policy, but it was also a realignment to suit to the changes जो कि internationally had been taking place. Right? So now we see that with the Washington consensus coming up, there was the rise of the neoliberal consensus as a mode of the world economy and world trade across the world. And साथ ही में with the collapse of the Soviet Union, the hegemony of this neoliberal world order, India realized was here to stay. And therefore, along with the domestic imperatives, जहाँ पे एक balance of payment crisis India witness कर रहा था, जो change जो कि हम witness कर रहे थे international sphere में भी, that led to a realignment of not just our economic policy, but the kind of change that also brought about in our foreign policy as well. Now, because of this reason, there was a general opening up of the Indian economy, which also led to a more thriving foreign policy and the need to cultivate India's relations in a more dynamic manner with great powers जिनको अभी तक इंडिया से उतने लेवल तक एक्सप्लोर नहीं करता आ रहा था, particularly Western partners in the form of US and Europe.
यही सेंट्रलिटी ऑफ इकोनॉमिक्स जो है आज और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट मोदी डॉक्ट्रिन के अंदर यही इकोनॉमिक आइडियाज को एज अ पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी एक्सप्लोर किया गया है। तो हम देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फॉर्मुलेटिंग बायलेटरल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। नाउ अगेन इंडिया हैज बीन प्लेइंग अ वेरी pragmatic role here. India has realized that while bilateral foreign policy and bilateral economic relationships can secure some form of egalitarian partnerships, the same cannot be ensured on a multilateral level, which is why India has been slightly wary of joining groupings such as RCEP or the CPTPP. वही भी लेकिन बायलेटरल फॉर्मेट्स में हम देख रहे हैं इंडिया इंक्रीजिंगली इज ओरिएंटेड टुवर्ड्स एक्सप्लोरिंग FTAs, सीपा एंड और ऐसे अग्रीमेंट्स विद अ नंबर ऑफ कंट्रीज, राइट। सो रिसेंट टाइम्स में ही हमने ये इंश्योर किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, हमने इंश्योर किया है UAE के साथ, EU के साथ जो है हम बहुत जोरों शोरों से नेगोशिएशंस को है और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं सो दैट सच एन एग्रीमेंट कैन बी फाइनलाइज्ड देयर एज वेल। नाउ इंपॉर्टेंटली ये जितने रीसेंट एग्रीमेंट्स हुए हैं वी विल बी एक्सप्लोरिंग अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो, बट इनकी जो डिटेल एनालिसिस है जो आपको करंट अफेयर्स के लेक्चर्स प्रोवाइडेड है उनमें ये सब अवेलेबल है। तो अगर आपको इनके मेन आउटकम्स क्या डेवलपमेंट हुई है, इफ यू हैवंट रेड ऑन देम आई वुड हाईली एडवाइज दैट आप बस उसको क्लिक करो, वहां पे हर लेक्चर जो है डिटेल में लेबल हुआ है। तो ये जो आपके अग्रीमेंट्स हुए हैं विद अ होस्ट ऑफ कंट्रीज, आई वुड हाईली एडवाइज दैट यू प्लीज गो अहेड एंड लिसन टू दोज लेक्चर्स ऑल्सो वंस सो दैट इफ यू आरंट अवेयर यू कैन गेट सम मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी इंक्लूडेड इन योर आंसर्स एज वेल, राइट। सो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस वेरी इंपॉर्टेंट जब हम जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं यहां पे अनदर आइडिया बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ अलाइनिंग इंडियाज पॉलिसीज, डोमेस्टिक पॉलिसीज इन अ मैनर सो दैट फॉरेन पॉलिसी कैन सिक्योर द बेस्ट interests, the best benefits for India, राइट। तो यहां पे हम बात कर सकते हैं इंडिया के आइडियाज ऑफ मेक इन इंडिया की, आत्मनिर्भर भारत की, राइट। अगेन दीज आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जिनको आप इंक्लूड कर सकते हो। तो ये क्या है, इंडिया में ये प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो है और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है। व्हाई? बिकॉज इट इंश्योर्स दैट इन अ वर्ल्ड विच इज इंक्रीजिंगली डिवाइडेड ओवर द रोल ऑफ चाइना एज दिस हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एज अ सेंट्रल नोड ऑफ द ग्लोबल सप्लाई चेन, दे आर इंक्रीजिंगली लुकिंग टू hedge their bets, and via these programs India can now place itself at a central point of these developments, ठीक है। सो अगेन ये डोमेस्टिक पॉलिसीज को आप रिलेट कर सकते हो फॉरेन पॉलिसीज के साथ एज फार एज इकोनॉमिक कंसिडरेशंस आर कंसर्न्ड। Now, from historical elements, we also come to important ideas of strategic culture and soft power. Now, often ये माना जाता है कि इंडिया के अंदर फोकस जो है मोक्ष पे था, निर्वाण पे था, हम एक बड़ी ही अदर वर्ल्डली सिविलाइजेशन थी। Increasingly, scholars and politicians such as S. Jaishankar have highlighted that नहीं, इंडिया के अंदर हमेशा से ही एक स्ट्रेटेजिक एंड रियलिस्ट कल्चर भी जो है ये एग्जिस्ट करता आ रहा था, एंड देयर इज अ नीड टू एक्सप्लोर द सेम, राइट। कल्चर क्योंकि एक बहुत ही इंट्रिंसिक एलिमेंट होता है फॉरेन पॉलिसी का, जिसे टाइम एंड अगेन वेरियस स्कॉलर्स ने हाईलाइट करने की कोशिश की है, बिकॉज इट कैन रिप्रोड्यूस अ नंबर ऑफ repercussions as far as foreign policies as well as domestic policies are concerned, right। तो हम बात करते हैं क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस्लामिक सिविलाइजेशन के बीच में, राइट। या फिर अगर हम बात करते हैं इंक्रीजिंग ग्लोबलाइजेशन के साथ हाइब्रिडिटी ऑफ कल्चर, ग्लोकलाइजेशन के जो मैकडोनल्डाइजेशन के जो एलिमेंट्स जो है बढ़ रहे हैं। श्याम सरन ने भी इसी चीज को हाईलाइट किया, जहां पे कहते हैं दैट इफ वी लुक एट द आइडियाज कल्टिवेटेड इन इंडिया टुडे, वी लुक एट हाउ नेशंस की फॉरेन पॉलिसीज आर हाईली इंपैक्टेड बाय देयर स्ट्रेटेजिक कल्चर, राइट। सो चाइना के अंदर जो हम बात करते हैं मिडिल किंगडम कॉम्प्लेक्स की, कि जैसे जैसे चाइना और असर्टिव बनता जा रहा है, दिस इज रेमिनिसेंट ऑफ इनके एंशिएंट कल्चर में जो मिडिल किंगडम का आइडिया था, जहां पे चाइना प्लेज द सेंट्रल पोजिशन ऑफ connecting the heaven and the heavens above and the
पूरे रेल्म्स बीनीथ। तो एक सेंट्रल पिविटल पोजीशन इन द वर्ल्ड जो है चाइना एंजॉय करता था, और ऐसा ही एक हेजेमोनिक स्टेटस इन चाइना अब दोबारा कंटेम्प्रेरी रेल्म के अंदर एंजॉय करना चाहता है। वही श्याम सरन हाईलाइट करते हैं दैट अपार्ट फ्रॉम अर्थशास्त्र यू कैन ऑल्सो टॉक अबाउट नीति सारा, जहां पे उन्होंने बात की ऑफ द नीड फॉर मंत्र शक्ति विच टॉक अबाउट कंसल्टेशंस अलोंग विद उद्गार शक्ति विच इज मिलिट्री मीन्स, राइट। तो यहां पे हम इनफैक्ट बात कर सकते हैं कि किस तरह से डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग which allows you to have a more stakeholder based approach leading to better vision and decision making combined with military strength, right। again इस military strength के अंदर भी हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर an increasing focus to promote make in India and technical partnerships in the defense agreements जो कि हम कर रहे हैं, so that technical know-how भी जो है वो भी हमें मिल सके ताकि इंडिया जो है मोर इंडिपेंडेंट हो सके, राइट। ऑलरेडी वी कैन से सिप्री की रिपोर्ट्स को आप हाईलाइट करके बता सकते हैं किस तरह से इंडिया जो है बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इन फर्दर एम्पिंग अप इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि आज जो ग्लोबल स्फेयर है, जो ग्लोबल ऑर्डर है, बहुत ज्यादा फ्लक्स में है। अगेन दिस इज समथिंग जो कि हमारे स्ट्रेटेजिक कल्चर का हमेशा से ही एक पार्ट रहा है। वही हम एक्सप्लोर कर सकते हैं सॉफ्ट पावर के भी आइडियाज को, राइट, जहां पे आइडियाज ऑफ योगा, बॉलीवुड, इंडियन हेरिटेज, टूरिज्म, फूड, फेस्टिवल्स को इंक्रीजिंगली प्रमोट किया जा रहा है एट द ग्लोबल लेवल टू इंक्रीज द फुटप्रिंट ऑफ इंडियन सॉफ्ट पावर। वहीं एक और इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करता है इज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। Now we can see that despite having specific dedicated ministries and machineries for foreign policy making, प्राइम मिनिस्टर्स ने हमेशा ही एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले किया है। इनफैक्ट न्यूमरस टाइम्स हमने एग्जाम्पल भी देखे हैं, राइट, starting from the first prime minister himself, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो खुद पीएम प्लस फॉरेन मिनिस्टर भी थे, right, and throughout the period we will see that how prime ministers have played critical role in shaping foreign policies, right। So the idea of India as a very important almost this neutral state जो कि बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, जो कि रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था कोल्ड वॉर टेंशंस को, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ स्टेट्समैन की स्टेटस जो कि नेहरू के पास था। सिमिलरली इंदिरा गांधी का ऑलमोस्ट दिस एसोसिएशन विद दुर्गा माता विच हेल्प इंडिया बिकम अ मोर रीजनली असर्टिव फोर्स, राइट, इन एंटायर साउथ एशिया। वहीं पे हम बात कर सकते हैं नरसिम्हा राव का एक क्रिटिकल इंपॉर्टेंस स्पेशली इन मेकिंग इकोनॉमिक्स अ सेंट्रल एलिमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। गुजराल डॉक्ट्रिन जो है इसकी बात कर सकते हैं इन रीओरिएंटिंग इंडियाज नेबरहुड पॉलिसी, पर्टिकुलरली हाउ अदर नेबर्स के साथ हम बढ़िया रिलेशंस जो है कल्टिवेट कर सकते हैं टू डिसवेड टू राइवल्स जो कि हमारे दो बॉर्डर्स पे बैठे हैं जिनके बीच में रिलेशंस अच्छे हैं, दैट इज China and Pakistan. Similarly, the kind of role that Modi plays today, right, with large scale events जहां पे massive popularity है and in the shaping of foreign policy of India today, right, इन सारे elements में जो style of leadership है that becomes very important. So Nehruvian idealism was also to do with the kind of style of leadership that Nehru had. Similarly, a more assertive leader led to a more assertive India on the regional and global scale under Indira Gandhi. A similar kind of assertion is also being witnessed when it comes to dealing with a number of other partners. Right? तो जब हम बात करते हैं से एस जयशंकर का the entire comment that gone are the days when Europe used to think that Europe's problems are the world's problems, but world की problems are not Europe's problems. Those aren't the days today, especially with the rise of the rest and decline of the West. So this newfound assertive element has been found because of the kind of style of leadership that possibly Modi, PM Modi जो है आज प्रमोट कर रहे हैं। Then हर्ष पंत आर्ग्यू करते हैं that ये assertiveness जो है again in building stronger relationships, this does not mean that
हमेशा दिस विल लीड टू द काइंड ऑफ यूनिलेटरलिज्म जो कि चाइना प्रमोट करना चाहता है, बट दिस ऑल्सो कैन लीड टू अ मोर असर्टिव इशू बेस्ड अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो कि इंडिया के सिनेरियो के अंदर विटनेस की जा रही है. Apart from this, another major element that plays a critical role is domestic politics. Domestic politics, particularly the federal units. तो यहाँ पे भी जब जब कोलिशन गवर्नमेंट बड़ी है एंड रीजनल पार्टीज का रोल जो है बड़ा है, तब तक स्टेट्स जो है उनका से जो है इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग वो भी बढ़ता गया है. तो इंडिया के अंदर ये देखा जा रहा है. बसरूर जो है पॉइंट आउट करते हैं 4 मेन एग्जांपल्स को जिनको आप यूज कर सकते हैं इन हाईलाइटिंग द काइंड ऑफ रोल दैट फेडरल यूनिट्स कैन प्ले. राइट, दिस इज द यूएस इंडिया सिविलियन न्यूक्लियर डील. सिमिलरली इंडिया का रोल व्हेन इट कम्स टू श्रीलंकन वॉल, जहां पे अगेन तमिलनाडु जो है एक क्रिटिकल रोल प्ले करता है इनकी न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी के अंदर, एज वेल एज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम पाकिस्तान के अंडर. यहां पे अगेन आप कुछ और रेलेवेंट एग्जांपल्स भी दे सकते हैं. राइट, सो फॉर एग्जांपल तीस्ता जो डिस्प्यूट है, राइट, यहाँ पे तीस्ता डिस्प्यूट में वेस्ट बंगाल इन यहाँ के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सिमिलरली इन द सक्सेस ऑफ द करतारपुर बॉर्डर डिप्लोमेसी, यहाँ पे पंजाब गवर्नमेंट का कितना ज्यादा रोल था. राइट, अगेन व्हेन वी लुक एट द सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट और द न्यूक्लियर स्ट्रैटेजी और द वे इन विच पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप इज टॉक्ड अबाउट, दिस डज नॉट ओनली मीन से इंपॉर्टेंस ऑफ फेडरल यूनिट बट द पब्लिक ओपिनियन एट लार्ज ऑल्सो. ये भी कॉन्स्टिट्यूट करती है एक मेजर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. राइट, तो पब्लिक ओपिनियन कैसी है. राइट, सो फॉर एग्जांपल जब हम बात करते हैं चाइना की इंकर्जन्स की, public opinion was extremely against China, so we needed to take certain measures, but at the same time we also realized that China is a much bigger military and economic power. China is also a nuclear power state, so obviously we could not have just gone ahead and taken a more militaristic stance against them. So to assuage the public opinion also while catering to our national interests, India took a middle path in trying to take a more economic oriented measure against them with the banning of numerous apps, websites, businesses, etc. Right? तो ये क्या है? ये again shaped होती है by domestic elements like public opinion, federal units की क्या से है, etc. अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स जो एक मैसिव रोल प्ले करते हैं. जैसे जैसे इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज होता जाता है वैसे वैसे फॉरेन पॉलिसी को भी इवॉल्व करना पड़ता है टू कीप अप विद टाइम. एंड हमने ये थ्रू आउट देखा है. नॉन अलाइनमेंट वॉज एक्चुअली एन आंसर टू द काइंड ऑफ कोल्ड वॉर बाइपोलैरिटी जो कि उस दौरान एग्जिस्ट कर रही थी. इंडिया की ओपनिंग अप, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मोर एक्सेप्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमी was also the result of the collapse of USSR and the general acceptance of the neoliberal policies जो कि across the world देखा जा रहा था including in communist countries. Right, so the kind of strides, economic strides जो कि चाइना ने लिए थी since the opening up of its gradual opening up of its economy. Similarly आज की day and age में भी, right, जब हम बात कर रहे हैं कि जब US का unipolar moment आया, we saw a change, we saw a refreshment of India's foreign policy towards US. We saw the signing of the India-US civil nuclear deal, possibly one of the first of its kind across the world, right, जहां पे यूएस ने इंश्योर किया that India could secure its place in a more responsible nuclear architecture, could be recognized as a more responsible nuclear power and could have access to raw material and technology required for its civilian nuclear program. Right? Similarly, आज के day and age में दोबारा जब we are seeing the rise of revisionist powers, when we are seeing increasing contestation in the Indo-Pacific arena, right? इन सब के अंदर दोबारा इनके साथ डील करने के लिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी जो है रीशेप होती जा रही है. Right? Particularly as India is now today viewing itself that middle power, balancing power बनना बहुत हो गया. Now as I become the world's most populous country, as I become one of the world's largest economies, I want to take a more leading power की space in the world today, which again it wants to reflect at numerous platforms, right? चाहे bilateral हो, चाहे ये multilateral हो, जो कि हमें देखने को मिलता है. Overall, a lot of these factors together have ended up shaping India's identity and therefore also India's foreign policy approach. प्रिया चाको की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब आई है. ये कहते हैं
जितने भी चेंजेस आ जाए, इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना दैट इंडिया फर्मली रिमेन्स कमिटेड टू इट्स पोस्ट कलोनियल एंड ग्लोबल साउथ की आइडेंटिटी, विच इज वाई वाइल परस्यूइंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैज ऑल्सो बीन ओरिएंटेड टूवर्ड्स केटरिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द इंटायर ग्लोबल साउथ। एंड हमें ये देखने को मिलता है द वे इन विच इंडिया orients itself in various institutions, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो चाहे वो रीजनल लेवल पे हो। तो UNFCCC पे से the ideas of polluter pays principle या common but differentiated responsibility, या फिर न्यूक्लियर आर्किटेक्चर के अंदर टाइम एंड अगेन ensuring that we will not pay heed to a discriminatory treaty, राइट? अगर आपने रूल्स बनाने हैं तो ये egalitarian होने चाहिए। सिमिलरली WTO में पुटिंग फॉरवर्ड द डिमांड्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो चाहे वो दोहा डेवलपमेंट एजेंडा के ऊपर हो, चाहे वो कोविड-19 के दौरान मांगे गए IPR वेवर्स हो, चाहे इससे पहले भी टू केटर टू वेरियस अदर पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, इंडिया हैड बीन एट द लीड फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ IPR वेवर्स टू प्रोड्यूस जेनेरिक मेडिसिन्स, राइट? और ये जेनेरिक मेडिसिन्स कितनी ज्यादा क्रिटिकल साबित हुई टू डील विद पब्लिक हेल्थ क्राइसिस सच एज इवन HIV एड्स, जो कि न्यूमरस अफ्रीकन कंट्रीज जो हैं जिनसे जूझ रही थी। सो ऑल इन ऑल, अगर इंडिया जेन्युइनली एट in this era of Amrit Kal by 2047 wants to become a leading power, wants to reach the high table of international relations की politics, it is important that we cater to all these determinants, try securing the best elements from them and shaping our foreign policy in a manner that leads to procurement of the kind of goals that we have set for ourselves। ठीक है, तो अब ये मल्टीपल जो डिटर्मिनेंट्स है इनकी भी हमने डिस्कशन कर ली, कंटेम्प्रेरी एग्जांपल्स भी देख लिए एंड देख लिया हाउ इनकी इंटरमेशिंग के साथ ही जो है, इनकी इंटरडिपेंडेंस के साथ ही जो है हमारी फॉरेन पॉलिसी शेप होती जाती है।